अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है पिछले 1.5 साल से महंगाई को ज़बान से कम कर रही है और दिमाग से कम नहीं कर रही, यानी कि जो स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए और अब वो अपनी बेटी को बुलवाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक नकाब पोश आदमी, उनके साथ उनके एवनफील्ड डिपार्टमेंट में मीटिंग, फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनना और PMLN की लीडरशिप की जानिब से इस पर कोई बात ना करना। इसके अलावा बैक टू बैक जो रेफरेंसेस बनते गए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, जो तमाम तरह अपोजिशन जमाते हैं, उनके लीडर्स के ऊपर जो रेफरेंसेस बने, चाहे वो एसेट बियॉन्ड इनकम का हो या फिर अपने सोर्सेस को, अपने रिसोर्सेज को गलत तरीके से तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना हो, और या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो। इस किस्म के रेफरेंसेस हमने पिछले कई सालों में देखे अपोजिशन जमातों के लीडर्स के ऊपर। लेकिन इसमें सब में एक बात कॉमन जो हमने देखी वो ये थी कि रेफरेंसेस तो बने, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी हुई, लेकिन कन्विक्शन साबित ना हो सकी। आखिर कन्विक्शन क्यों साबित ना हो सकी, ये फिर हमारी जूरिस्प्रूडेंस को चैलेंज करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेट के पिलर्स की, तो तीनों की जो अहमियत है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा, और उनकी अहमियत जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। कोई एक पिलर जो है दूसरे पिलर में इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन इस किस्म के जो केसेस हैं उससे थोड़ा सा ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चनेबल है, क्या पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स दुरुस्तगी से काम कर रहे हैं, क्या वाकई जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ठीक तरह से चल रही है पाकिस्तान में। अगर वाकई ऐसा है तो फिर आखिर क्यों जो जुडिशरी है वो कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस केस में, हुकूमत कहती है कि हमने नहीं जाने दिया, नैब कहती है कि हम एक ऑटोनॉमस बॉडी अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ आखिर कैसे गए, अब अपनी बेटी को वो कैसे बुला रहे हैं। ये तमाम तरह क्वेश्चंस हैं जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख को तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको टाइमली हैंडल ना किया तो उनकी साख में भी जो है कुछ कमजोरी आ सकती है। ऑपोजिशन का वही एक स्टांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं करी महंगाई के कंट्रोल के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को ठीक से रेगुलेट करके हमने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया है। जो मुनाफाखोर हैं, आर्टिफिशियल करेंसी, आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन बना रहे हैं, उसको जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, लेकिन आखिर किस सूबे में मेजर्स लिए गए, ये अहम सवाल है। अब सिंध की बात करें तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी फाल नहीं दिखाई देती, या फिर किसी और सूबे की अगर हम बात करेंगे आज डिटेल में कि आखिर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वाकई एक डिपार्टमेंट है जो कि रेगुलेट करता है प्राइसेस को। अगर वो रेगुलेट करता है प्राइसेस को तो फिर कभी एक मसनूई बहरान आटे का, कभी चीनी का, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि दूध 94 kg से ज्यादा 1 किलो इससे ज्यादा प्राइस नहीं होगी, तो क्यों 110 रुपए और इससे ज्यादा का बेचा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर यासिर साहब PSP से, और हमारे साथ मौजूद हैं सर बुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर यासिर, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर। अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई को, और वो अपने दिमाग से नहीं ज़बान से सिर्फ कंट्रोल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम देखें, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। इस 1.5 साल में ना तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र आती है, ना तो किसी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नज़र आता है। 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, 2 साल होने के आ गया, मुसलसल ये चीज़ बता रहे हैं कि ये लोग चोर हैं, पुराने चोर थे, बुरे थे, XYZ सब बुरे हैं। देखें, इस आवाम को अच्छी तरह पता है ये चोर हैं, ये लोग बुरे हैं, जब भी आपको गवर्नमेंट में लाया गया है। आप ये नहीं बताएं, आपको अब 2 साल होने को आ गए हैं। खान साहब ने कुछ दिनों पहले कह दिया था कि ब्यूरोक्रेसी कुछ टफ टाइम दे रही है। देखें, अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और सिस्टम नहीं चला सकते तो फिर इनको हट जाना चाहिए यहाँ से। आज जो मुल्क के हालात हैं, आज आपका GDP 3 से लेके 2.5% या 1.5% पे एक्सपेक्टेड है 2020 में होगा। इन्फ्लेशन आपकी 2019 में 7.5% थी, 2020 में 12 से 13% एक्सपेक्टेड है। आज जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट 14.5% हो, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, या क्या लोग कारोबार करेंगे, क्या बिजनेस डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफी काम किया है। अगर करा होता तो आपको रिजल्ट उसके आज 2 साल में नजर आना शुरू हो जाते। खान साहब से हम सिर्फ 1 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस
पाकिस्तान को ये पॉलिसीज़ दें, इस पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दें और फिर उसके बाद अगले 4 साल उस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन माजरत के साथ इन्होंने अपने 2 साल में सिर्फ दूसरों पे कीचड़ उछालना, दूसरों को गालियां देना, दूसरों को बुरा बोलना, यही करा है। इससे ज्यादा होने नहीं पास्ट में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी हो, क्या वो डिस्ट्रक्शन आपको लगता है कि इतने सालों की डिस्ट्रक्शन 1.5 साल के अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए और पॉलिसीज या गुड गवर्नेंस से दुरुस्तगी फौरन 1.5 साल में एक्सपेक्टेड है? मैंने आपसे बोला ना 1.5-2 साल में जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप साल में पॉलिसीज देते, आपकी पॉलिसीज क्या है, आप उस पे अगले 4 साल इंप्लीमेंट करते, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी एक कॉन्फिडेंस आता। आज एप्टमा ने थ्रेट कर दिया है कि वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बंद करने जा रहे हैं वो लोग, इनकी पॉलिसीज और इनके यूटर्न्स की वजह से। बिजनेस कम्युनिटी ने तो काफी दफा एक पॉजिटिव जस्टिस शो किया है। वो कहते हैं कि जब नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की बात चल रही थी तो बिजनेस कम्युनिटी ने इसको सपोर्ट किया, ऑपोजिशन जमातों ने ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट बातचीत की। लेकिन जो भी नैब ऑर्डिनेंस था, सारी चीजें उससे बिजनेस कम्युनिटी को तंग करा जा रहा था। एफबीआर आपका एक्टिव होता है तो बिजनेस कम्युनिटी के पीछे पड़ रहा होता है। अगर नैब होता है, अगर नैब होता है, कर दिए थे तो उस पे आप लोगों ने जो है अगर शुरू में नैब नहीं इस तरह बिजनेस कम्युनिटी के पीछे पड़ रहा होता, या जो अपने एफबीआर है अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए ना बिजनेस कम्युनिटी के पीछे पड़े होते, आप बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देते, आप उनको फैसिलिटेट करते, तो आज मुल्क के ये हालात, ये पोजीशन नहीं होती जहां पे आज मुल्क खड़ा हुआ है। यही वजह है कि कंटिन्यूसली स्ट्राइक कॉल्स हो रही हैं, हर कोई परेशान है। बिजली से गैस आप उठा ले, जो बेसिक दो आपकी चीजें जिस पे इंडस्ट्री चल रही है, या तो बिजली या गैस, दोनों की प्राइसेस जिस तरह बढ़ाई गई हैं इस टाइम, तो बंदा क्या कारोबार करेगा इन हालात में? ऊपर से महंगाई, सारी चीजें आपके सामने हैं। देखें इन लोगों ने इंपोर्ट्स का जो हाल करा है, जितनी ड्यूटीज लगाई हैं, सारी चीजें जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स में हमने यही देखा कि सिर्फ इंपोर्ट्स के ऊपर फोकस था। व्हाई ओनली फोकस ऑन इंपोर्ट्स? एक एग्रीकल्चरल स्टेट है पाकिस्तान और हम सारी अच्छी चीजें तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे अपने लिए बिल्कुल ही नहीं। देखें अभी भी आपके मुल्क में ऑयल से लेके खाने का जो तेल होता है ना, उससे लेके दालों से लेके छोले जो चने होते हैं आपके, वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इतनी ड्यूटीज और डॉलर जहाँ पे फ्लक्चुएट करके 155 पे चला गया है, तो सारी चीजें अफेक्ट हो रही है। लगता कि प्लस जो मैन्युफैक्चरर है, काम लेना चाहिए, हर चीजें जो पल्स बाइंग की चीजें उसको इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, लग्जरी प्रोडक्ट्स को हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को आपको नहीं इंपोर्ट करना चाहिए, यहाँ के प्रोडक्ट्स को आपको देनी चाहिए कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ की इंडस्ट्री बूम करे। लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री बूम करने के लिए भी आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताकि आप बाहर वालों से compete कर सकें। ठीक है, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सरबुलंद खान साहब, आप क्या समझते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं आप लोग कि आप लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम किया है, लेकिन ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप लोगों ने इतना तंग किया है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी बेजार हो गई है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। मेरे दोस्त ने बात की, आपने ये बात की इजी डूइंग बिजनेस के हवाले से। हम नहीं कहते, पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। रैंकिंग के हवाले से हम टॉप पे चले गए हैं इजी डूइंग बिजनेस के हवाले से। मईशत की बात की मेरे भाई ने, मईशी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी की थोड़ी है। अगर हमारे पास 96 बिलियन डॉलर का कर्जा था, 97 बिलियन डॉलर का जो गर्दिशी कर्जे थे 27 बिलियन के, हमारे पास रिजर्व जो होने चाहिए थे 20 मिलियन से ज़्यादा, वो 8 मिलियन से कम थे। तो हमें तो विरसे में मिला, हम उन्हीं के कर्जे चुकाने में और वो मईशत को इस्तेकाम में लाने के सारी हमने इक़दाम किए। अब सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं। ये हम नहीं कहते, ये जो माहिर माशियात है वो खुद कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक 140 तक आपका डॉलर भी आ जाएगा। मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने इनकी तरह जो माजी की जितनी पार्टियां गुजरी हैं जिन्होंने हुकूमत की, उनकी तरह हमने मसनूई तौर पे चीज़ों को नहीं चलाया कि हम डॉलर बाहर से लेते रहे, कर्जे लेते रहे और मुल्क की मईशत को आर्जी तौर पे मसनूई तरीके से चलाने की वो जो पॉलिसी थी वो हमने तर्क की। हमने जो भी मामलात किए, जितने भी हमने इक़दाम किए, वो प्रॉपर तरीके से हमने की जिससे मुल्क और कौम को, आने वाली नस्लों को आसानियाँ पैदा हो। तो हमारे दौर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही है देर पा, वो नहीं हो रही कि आने वाली हुकूमत आए तो वो हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, हमसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हो। हम आने वाली हुकूमत को आसानियाँ पैदा करके जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत के अंदर आपको नज़र आएगा
आज हमें अगर 18 माह हो रहे तो इनकी हर हुकूमत में हमसे पहले गुजरने वाले जितने भी हुकूमती हैं उनके तो सिर्फ स्कैंडल ही स्कैंडल आते थे। पैसा खर्च करने में ऐसा खर्च करते थे जैसे इनका जाती पैसा हो। हमारे दौर में तो कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है। हम तो वो खाली खजाने जो दिवालिया होने के लिए जा रहे थे वो भरने के लगे हुए हैं। आप देख लें। लेकिन इस वक्त तक ऑब्वियसली 1.5 साल में कोई एलिगेशंस आपके ऊपर कोई ऐसे फैक्चुअल एलिगेशंस नहीं, लेकिन ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप लोगों ने ज्यादा तबाही मचाई है। जो उन्होंने पिछले कई सालों में तबाही की आप लोगों ने उससे डबल ट्रिपल कर दी 1.5 साल में। नहीं, कोई नहीं है। आप पोजीशन के पास तो कुछ भी नहीं रहा। इनके पास एक ही डिमांड है कि हमें लंदन जाने दिया जाए। चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे नून के लोग हैं, चाहे किस पार्टी के भी लोग हैं, वो तो लंदन की सियासत तो डील करके चले गए ना। मियां साहब अपनी बेटी को भी बुला रहे हैं। देखिए आप डील अदालत के साथ की है, हमें नहीं पता, चूंकि अदालती फैसला है हम उसमें कुछ नहीं कह सकता। मजबूर है, अदालत के सामने तो सब मजबूर है, उसमें तो हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अदालत का है ही, हमें ओबे करना है। ठीक है। तो ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरबुलंद खान साहब, ये अगर तीनों पिलर्स की हम बात करें तो कोई भी पिलर नहीं मानता ना कि किसने मियां साहब को जाने दिया। देखिए आप सबको मालूम है ना अदालत का फैसला था हमारा। हम तो हमारी जो टेबल क्या सिनेरियो था ये भी मालूम है। लेकिन देखिए जी मैं आपको बताऊं कि हमारी एक डिमांड थी कि जितने पैसों की उनके ऊपर कन्विक्टेड थे, जितने पैसों में प्ली बार्गेन होना चाहिए था, वो अपना कन्फेस करते, वो पैसे रख के जाए, जुर्म कन्फेस करते, वो पैसे रख के जाए। अभी भी पैसे रख के गए लेकिन वो अंडर द टेबल, क्योंकि ये मुझे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ठीक है। इससे ये खान साहब जो चाह रहे थे ये कि वो ये अपेरेंटली मानते, इससे उनकी साख में जो है काफी कमजोरी आती। लेकिन अब तो वो वैसे ही सियासत करते रहेंगे। तीसरी मर्तबा भाग गए वो पाकिस्तान से, फिर आ जाएंगे, फिर वही शेर। देखिए एक बड़ी बदकिस्मती रही है मेरे नून लीग के दोस्तों की कि जब भी इस पार्टी को उनकी कुर्बानियों की जरूरत होती है वो भाग जाते हैं सऊदी या लंदन या दुबई भाग जाते हैं। तो ये एक अलमिया रहा है कि फिर बेचारे जो नून लीग की सालगिरह भी उन्होंने अपने दरवाजे पर जाके जो है केक कटिंग सेरेमनी उन्होंने की है। लेकिन वो जो शख्स था उसको 2 किलोमीटर जो है लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए और वहीं पे इवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मुलाकात करवाई। आखिर क्या सिनेरियो है बीइंग अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आपकी हुकूमत है, आप नुमाइंदगी करते हैं उसकी, क्या आपके पास इस हवाले से कुछ इंसाइट्स? हमारे पास तो खैर उसके हवाले से कोई खबर नहीं है। शहबाज शरीफ इन चीज़ों में बड़ी महारत रखते हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी ताकतों के साथ हमारे मामलात बेहतर हो जाए। लेकिन चूंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी तरीके से चलेगा, जो अदालत के फैसले हैं वो नवाज शरीफ ने भी मानने, मैंने भी मानने, आपने भी मानने। तो वो कन्विक्टेड भी अदालत ने किया, उनको छोड़ा भी अदालत ने। हमने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया, हमने उनको कटहरे में भी लेकर आए और उनके खिलाफ जो भी सबूत थे वो हमने पेश भी किया। हमारे पास जो थे या जो जुडिशल कमीशन बना था या उनकी जो रिपोर्ट थी उनकी रोशनी में उनको सजा हुई। तो वो सारी चीज़ें तो आवाम के सामने, हमने तो एक एहतसाब का नारा लगाया था, वो हमने आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपकी नियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह काम हो रहा है आपकी कंट्रोल से चीजें निकलती जा रही हैं। अब आवाम का परसेप्शन ये है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जो स्टेट की रिट है उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो नारा लगा रहे हैं, आपकी विल भी है, मान लिया, लेकिन आप लोग वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो आखिर ये एग्जीक्यूशन कैसे कर पाएंगे? मैं सियासी बयान को तोड़ मोड़ कर नहीं दूंगा। मैं सीधा आपको कहूंगा कि ये एक 70 साला एक हमारी माइंडसेट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो लोग आ रहे हैं, अब नई बिगिनिंग हुई है, फारिग कर देना सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सारे नए मेरिट के ऊपर ले ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर आप किसी पियून को भी निकाल देना, वो स्टे लेकर अदालत से पहुंच जाता है, तो वहां आपकी जितनी मेरिट है वो खराब हो जाती है। यहाँ पे तो हमने अपने आप को अखलाकी तौर पे हमने प्रिपेयर करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। एज ए कौम, एज ए नेशन खड़ा होना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, कल कोई भी हो सकता है, लेकिन कौम को खड़ा होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। मैं आपसे इस पर बात करूंगी और इकबाल खान साहब से भी स्टांस जानूंगी इस पर, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखता है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, कुछ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ कंसर्न्स थे जो कि हमने उस पर बात की। साथ ही साथ जो है कुछ स्टेट के पिलर्स की अगर हम बात करें तो उस पर मैं इकबाल खान साहब से जानना चाहूँगी कि इकबाल खान साहब क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस इसमें क्या है कि कभी भी पाकिस्तान में हमने ऐसा नहीं देखा कि जो स्टेट के पिलर्स हैं तीनों अपनी जगह पे रह के काम कर सकें। हमेशा ऐसा होता रहा है
कि एक पिलर दूसरे पिलर में इंटरवीन कर बैठता है? आखिर कब खत्म होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविना, देखें, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो डे वन से स्टांस ही यही है कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे। उसका मतलब ये निकाल लिया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई हमारी अदलिया से लड़ाई है, खुदा न खास्ता हमारी कोई फौज से लड़ाई है। टारगेट हमारा ये है कि हर पिलर को अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, अगर आप मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि खुदा न खास्ता अगर इनको लाया भी गया तो ये करेंगे क्या। तो आज 1.5-2 साल के बाद ये बात हमें समझ आती है कि वाकई कि ये करेंगे क्या, इन्हें खुद नहीं मालूम आज तक। देखें, लोग इनको छोड़कर जाने लगे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हों, चाहे वो हुकूमत में बैठे अटॉर्नी जनरल हों, या फिर चेयरमैन जो है वो FBR हों, चाहे वो पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए लाने वाले IG दुरानी साहब हों। तो कोई भी इनके पास रुक कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। परेशानी का सबब तो यह है कि हम इस बात को बगौर जायज़ा ले रहे हैं कि अब कब इनके अलाइज जो हैं इनको छोड़ कर जाने के लिए तैयार बैठे, और सिचुएशन इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात का तयन हो चुका है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी, विद इन द पार्टी भी, PTI के अंदर से भी बड़ी जोरदार आवाज़ है कि जनाब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, अच्छी गुफ्तगू तो सब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, अच्छी गुफ्तगू करने में कोई पाबंदी भी नहीं है और लोग करते भी हैं। और अच्छी गुफ्तगू एक हद तक आप लोगों को लुभाती है, लेकिन जब उस गुफ्तगू को देखते हैं, जब आप इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, गुफ्तगू का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो लोग आपको मकार, झूठा, फ्रॉडिया, पता नहीं क्या क्या नाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि गुफ्तगू का एक हद तक जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बाद नहीं होता, भुट्टो साहब का भी गुफ्तगू का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर हुआ, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन उसके बाद जो उनकी लेगेसी है वो मेंटेन नहीं रही। जो रोटी कपड़ा और मकान वाली बात थी वो तो स्लोगन की हद तक ही रह गई। देखिए अलविना, ये फिर एक तवील गुफ्तगू और बात हम कहीं और चले जाएंगे। देखिए, भुट्टो साहब ने, बड़े गौर से सुनिएगा, 1967 में 30 नवंबर को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम रखा लाहौर के अंदर, और उन्होंने 3-4 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक्स जो फील्ड है उसमें बहुत बड़ा नाम, बड़ी तेज़ी से अवाम में मकबूलियत हासिल की। यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर आप 22 साल तक लोगों को ये समझाते रहे, जनाब मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं चेंज लाऊंगा। इकबाल खान साहब, उस वक्त कंपटीशन नहीं था, और अब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज देखें आप कितनी उस वक्त बिल्कुल आपकी बात एग्री करूंगा, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। पाकिस्तान के वेस्ट का एक उस वक्त इशू था, वो बिल्कुल मशरकी और मगरबी पाकिस्तान। देखिए, यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है। आपकी बात एक हद तक तो मैं एग्री करूंगा कि उस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप कंपेयर करते हैं खान साहब से, तो वो तो 3 साल के कलील अरसे के अंदर अवाम पाकिस्तान को ये बात समझाने में कामयाब हो गए थे कि अवाम की हुक्मरानी में ही पाकिस्तान की फलाह और बहबूद है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये नारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया और वो सक्सेस भी हुआ, वो बड़ी तेजी से कामयाब। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमेशा से पाकिस्तान में क्वेश्चनेबल है या नहीं। देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी फिनिश नहीं हुई। यहाँ पर अगर हम ये देखें, अब हम खान साहब की जो 22 साल स्ट्रगल की बात करते हैं, खान साहब अक्सर इसका जिक्र करते हैं, तो मैं उसको इस तरह लेता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर जिसको 22 साल लगे इस मुल्क की आवाम को ये बात समझाने में कि मैं करप्शन का खात्मा करना चाहता हूँ, मैं टीम को बेहतर करना चाहता हूँ, मैं मुल्क को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, और बड़ी सच्चाई से लेकर, देखिए हम यहाँ पर किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करेंगे, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर उसको इस तरह लेता हूँ कि 22 साल के बाद खान साहब को ये बात समझ आ गई कि मुझे इख्तिदार में आना किस तरह है। उन्होंने धरना भी दे लिया, उन्होंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा, 2008 का इलेक्शन भी लड़ा, और क्या पोजीशन थी 2012 से पहले PTI की, ये सारी दुनिया जानती है। किन लोगों ने लाहौर में 2013 वाले इलेक्शंस में तो ये भी कहा जाता है ना कि उसमें कितनी बोगस वोटिंग हुई थी, मैं इस बात को एग्री करता हूं। देखिए, मैं इस बात को एग्री करता हूं, बिल्कुल जाती होती, नहीं बिल्कुल मैं कहूंगा। देखिए, मैं कराची के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा था सूबाई असेंबली का, और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मुझे ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है कि 2013 के इलेक्शन में PTI की एक वेव थी जो 18 में नहीं थी। 2013 के इलेक्शन में PTI को शायद वो मैंडेट नहीं मिला या नहीं लेने दिया गया जिसकी वो हकदार थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन में जो PTI के पास मैंडेट नहीं था वो उन्हें दिया गया। इकबाल साहब, जानना चाहूंगी मैं आपसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है सियासत, उसके ऊपर आपकी इस वक्त जो है उनके साथ इत्तेहाद है, दिखाई देता है कभी ये इत्तेहाद मजबूत, कभी कभार ऐसा लगता है कि आप लोग का कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। जो इनकी ओवरऑल सिचुएशन है, जो अब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी ओवरऑल पार्टी के ऊपर सवालात रेज हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है मरियम बीबी को बुलाने के लिए लंदन?
देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपके सवाल की नफी करूंगा। हमारा इत्तेहाद कोई नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ। मुस्लिम लीग अपनी जमात है, पीपल्स पार्टी अलग जमात है। हमारा किसी नहीं, जो आपका पूरा एक मार्च का इत्तेहाद किया हुआ आपने तमाम तर जमातों का, जिसमें आपको मौलाना साहब लीड कर रहे हैं, वो आप गिला भी कर रहे हैं दोबारा आप लोगों से। अलवीना देखिए, अगर मैं कहूँगा भी मुसल्लत कर दी जाए बात तो ठीक है, फिर आप कह सकती हैं, आपको राइट है। लेकिन यहाँ पे देखिए सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब लोगों ने खुद ही कहा, अनाउंस किया, बिलावल साहब ने अनाउंस किया कि हम सब एलाइज हैं इसमें, ऑपोजिशन जमात के। मुझे बात करने दें। देखिए मौलाना साहब ने एक एफर्ट की, मौलाना साहब ने एक एफर्ट की कि जनाब हम एक प्रोडक्टिव एफर्ट थी। जी बिल्कुल थी। एफएटीएफ में हमारा नाम ग्रे लिस्ट से अगर नहीं निकलता तो क्या आपको लगता नहीं है कि इकबाल साहब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसके भी हैं जो उन्होंने किया? हमारा नाम ग्रे लिस्ट में क्यों गया था? इसलिए क्या था कि मौलाना साहब धरना देने जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इनके आने के बाद ग्रे लिस्ट में गया है। हमारा सुने ना, मैं कह रहा हूँ पहले से गया है, ठीक है ना, निकालने में तो अब तक ये भी कामयाब नहीं हुए। ठीक है, मतलब लेकिन इकबाल साहब आपने कुछ सवाल देखे होंगे उनके जो कंसर्न्स एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ ना, काउंटर आपने करना है इसको, मैं वक्त है डेफिनेटली आपके पास। मैं आपकी इत्तेहाद वाली बात पर आता हूँ। मौलाना साहब ने बिल्कुल एक एफर्ट की कि एक ज्वाइंट अपोजिशन बनाई जाए, ठीक है। पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों अलग अलग जमातें हैं, ठीक है। किसी एक इशू पर हम एक जगह जमा हो सकते हैं। अगर हुकूमत की नाअहली और नालायकी पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों और उस पर आवाम के दरमियान जाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहां तक मौलाना साहब की मार्च की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मार्च को वेलकम जरूर कर रही थी, लेकिन उस मार्च की हिमायत नहीं की, ना उस धरने की हिमायत थी। डबल स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमने बिल्कुल वाजे कहा था, मौलाना साहब का अपना ये स्टांस था और हमने कहा था कि इसको अभी रहने दें, इसको फरवरी और मार्च तक इस बात को जाने दें। लेकिन शायद नून लीग का भी स्टांस यही था, लेकिन मौलाना साहब इस बात को एग्री न कर पाए और मौलाना साहब ने जल्दी में उस मार्च का ऐलान कर दिया। आ गया, अब दोबारा से मार्च की बात भी कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपनी तमाम तर तवज्जो उन्होंने पंजाब में रखी हुई है और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, पार्टी अहदेदारान जो हैं, उनसे रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स जारी हैं। हो सकता है आपको मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ सरप्राइज मिल जाए। बिलावल साहब ने तो 6 माह और दे दिए। देखिए हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक अगर जो हुक्मरान होते हैं, हमें बिल्कुल हमारा ये सोचना नहीं है कि उनको किसी गैर जमहूरी तरीके से उनको हुकूमतों को गिराया जाए, जो माजी में हमारे मुल्क में। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं ना कि गिरा देंगे, गैर जमहूरी तरीके से नहीं। देखिए गिराने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। देखिए आप पीटीआई की इस वक्त सिंगल मेजोरिटी हुकूमत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। पीटीआई इस वक्त बैसाखियों पर खड़ी है, वो काफ लीग की बैसाखी है, वो एमकेएम की बैसाखी है। ये बैसाखी आपने भी जमा की थी? नहीं, देखिए हम तो की थी ना हमने, तो हम तो देखिए हर कोई कोशिश तो करता है ना। हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमतें अपना परफॉर्म नहीं कर पा रही, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिजली, गैस, आटे का बुरान, चीनी का बुरान, कोई चीज इनके काबू में, देखिए अलवीना मेरी बहन, कोई चीज इनके काबू में नहीं है। और देखिए हमने नहीं कहा था, इनसे किसने कहा था? जो मसाइल हमेशा से अच्छा, इनसे किसने कहा था 90 दिन का वादा करें आवाम से? इनसे किसी ने कहा था? पूछें जरा। ओके, डॉक्टर यासिर साहब, इस सिचुएशन में आप क्या ऐड करना चाहेंगे कि जहां पे एफएटीएफ का अहम इजलास हुआ और बहुत सारे उन्होंने अपने क्वेश्चंस दिए थे, कुछ डोमेन्स थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है उनको एड्रेस करने थे, बहुत सारे उनके कंसर्न्स एड्रेस भी हुए। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं कि वॉर अगेंस्ट टेरर की या फिर पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की, तो उस वक्त जब इजलास हो रहे थे उस वक्त इस तरह डंडों के साथ अजीब व गरीब सी फोर्स बना लेना अपनी और लॉकडाउन की बात करना, जो कि लॉकडाउन इज अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेन। तो यानी आप स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये चीजें आ रही हैं, आपकी फुटेजेस दिखाई दे रहे हैं। वहां पे जिस तरह लोग अपने अटायर में झूले खा रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, वो फुटेजेस लोगों ने देखी, वो मनाजिर देखे, किसी को कुछ खबर नहीं थी कि वो यहाँ कहाँ मौजूद हैं। क्या ये तमाम तर कंसर्न्स आपको नहीं लगता एड्रेस होने चाहिए? ये ट्रेंड पड़ा कहाँ से है सारा? लेकिन सर यही तो मसला है, आप लोग घुमा फिरा आधी के बात बोलती हैं, आधी स्किप कर देती हैं। ये ट्रेंड पड़ा है खान साहब के धरने से, जो उन्होंने बैठ के करा, जिस तरह पीटीवी पे हमला हुआ, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटक रही थी, ये सब ट्रेंड उनका ही डाला हुआ है, जिसको दूसरों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। सारी चीजें ठीक है, आगे चले ना, आगे चलें, आगे चल के क्या करेंगे आखिर? देखिए क्यों कर दें, मतलब जो उनका ट्रेंड डाला हुआ तो ऑब्वियसली फिर दूसरों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर गाली की सियासत खान साहब ने
शुरू बाकी की, तो पुराने फिर आगे सियासतदान हैं उसको ना, खुद को कंटिन्यू कहते करा, हैं कि हम मंझे हुए चीजों हैं, को ये सारी नहीं है, नहीं, तो खान उनको साहब क्यों भी follow 70 साल करते हैं? एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन जो उन्होंने करा था 2014 में, जो सब चीजें उन्होंने करी थी, तो फिर आज क्या- एग्जैक्टली वही चीजें उनके फिर- सामने फिर आ रही डॉक्टर है। यासिर, हमें मान खान लेना साहब चाहिए कि जब धरना political दिए बैठे हुए थे parties तो अपना चाइनीज self-interest प्रेसिडेंट देखती का हैं। दौरा ठीक कैंसिल है। हुआ था, इफ यू लेकिन रिमेंबर दैट। ठीक है, लेकिन अब FATF की ग्रे लिस्ट से हमारा नाम इंडिया कॉन्स्टेंटली लॉबिंग करके ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। वहां पे जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो स्टेट की रिट को चैलेंजेबल देखिए, वॉर अगेंस्ट टेरर की जहां तक बात है उस पर तो पाकिस्तान ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो पाकिस्तान की लेकिन पॉलिसीज apparently है या तो कुछ और पाकिस्तान दिखाया आर्मी जा की रहा है ना। पॉलिसीज है, लेकिन डॉक्टर यासिर, apparently दूसरी कुछ और जहां दिखाया जा रहा है। तक इकोनॉमिकली पाकिस्तान की बात है, ये हुकूमत की नाअहली है। अगर ये अपने टैक्स के कुछ हदफ रखते हैं, देखें वो इसको अचीव नहीं कर पाते। आप कहती हैं बहुत अच्छी हुकूमत है, देखें खान साहब डिंडोरा पीट रहे थे पिछले 20 साल से, मेरे पास जी शेडो कैबिनेट है, मेरे पास असद उमर है, जबरदस्त ऐसा बंदा है, आके सब बदल देगा, हम कर 200 देंगे, ये financial experts। करेंगे। आने के बाद 8 महीने में जितनी असद उमर ने रेड लगाई थी, अगर इतना ही अच्छा था, इतनी जबरदस्त पॉलिसी थी, तो असद उमर को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने 8 महीने में असद उमर को फारिग करा और आपने पूरी IMF की इंपोर्टेड टीम लाके Analysts बिठा ये भी दी, कहते हैं- इंक्लूडिंग वजीर Analysts- खजाना से Analysts लेके ये भी कहते हैं कि जो गवर्नर स्टेट काबीना बैंक। है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड प्रेशर डाल रही है। जो भी जिसको जहां पे डोमेन में देखें, चाहे वो FPR की बात हो या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो, जितना बर्डन डालना चाहिए उससे ज्यादा लोड डाला जा रहा है। कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मसला ये है, अगर तो PTI की अपनी जमात के काबीना होती ना तो फिर मे भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन जब 70% आपकी काबीना बाहर से बुलाई हुई होगी, मुशर्रफ दौर की होगी, या वो लोग होंगे जो हर हुकूमत में मजे लेते रहे वो लोग बैठ के वजारतों के, तो फिर अंजाम यही होगा, यही चीजें सारी होंगी। अब यही लोग आपको मुशर्रफ की कैबिनेट में भी नजर आएंगे, यही पीपल्स पार्टी, यही नून जो आज खान साहब के साथ खड़े हुए, और जो अहम वजारतें उनको दे दी गई हैं। आपका वजीर खजाना आज वही है जो पीपल्स पार्टी के दौर में था। माजरत के साथ खान साहब बुरा नहीं कह सकते, किसी और को करप्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन हुई है, ये वजीर खजाना रिस्पॉन्सिबल है, इनको सब चीजें पता है कहाँ पे क्या करप्शन हुई है इक्वली। प्लस आपने जो गवर्नर स्टेट बैंक आज लाके बिठा दिया है, ये गवर्नर स्टेट बैंक वही है जिसने इजिप्ट का बुरा हाल कर दिया है, इजिप्ट की इकोनॉमी तबाह करके आपने यहां लाके उसको गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया। आपके पास अपनी जमात या पाकिस्तान में आपको कोई अहल बंदा नहीं मिला जिसको आप वजीर खजाना बना फिर आप सके। लोग ये उठाते क्यों नहीं है? योर पार्टी आप हटा दें, इशू क्यों बना के सामने क्यों मेन स्ट्रीम पे क्यों नहीं लेकर आते? सिर्फ आप लोग तनकीद करते हैं, इसको फिर रिजॉल्व भी कराने की कोशिश करें। हम तो उठा रहे हैं, ला रहे हैं। अगर शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन FBI लगाया था तो हमने उसको वेलकम करा था, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कराची का बंदा है और काबिल बंदा है, लेकिन वो तो मसला खुद ये कह रहे हैं ना कि मैं जा रहा हूं क्योंकि उनके मसला ऊपर ये ही प्रेशर है है बहुत। जो माफियाज बैठे हुए वो भी कह हैं, रहे जो हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा। इम्पोर्टेड माफियाज बैठे हुए हैं, वो किसी भी बंदे को जो Imported मेरिट पे माफियाज आएगा या जो पुराने नहीं चलने माफिया? देंगे। पुराने इम्पोर्टेड दोनों, ये आपका वजीर खजाना गवर्नेंस इम्पोर्टेड है ना, ये लोग सारे, और बहुत से ऐसे Imported वज़रा तो हैं आप जो कहते हैं इनके दो हैं ना, बाहर से दो आए, imported है, और बाकी भी तो सारे हैं वही इनके हैं। बैठे हुए हैं जो इम्पोर्टेड है, बाहर से आ जाते हैं वो लोग हुकूमत के मजे लेने। बाकी उसके बाद हुकूमत जाएगी, सारे वापस चले जाएंगे PTI से ला ताल्लुकी, और यही चेहरे मजे की बात अलवीना आपको अगली हुकूमत में फिर नजर आएंगे। फिर वजारतों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क ये लोग कर रहे होंगे। हम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि सब मिलके एक पेज पे आए और अहद करें, इन लोटों को हमने अब जमात में किसी को नहीं लेना है, ना किसी को हमने पावर में डॉक्टर लाना है। यासिर साहब, FATF की दोबारा बात करूंगी, जून तक का वक्त मिल गया है और फिर दोबारा से वो मार्च की बातें करें, क्या इसका कोई एक इशू इसको रिजॉल्व नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट हमारी जमातें देख रही हैं, नेशनल इंटरेस्ट कोई नहीं देख रही। छोड़ दे थोड़ी देर के लिए कि हुकूमत जो हुकूमती जमात है वो कोई और है और वो अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखते हैं। एक वक्त के लिए जून तक एटलीस्ट इनको टाइम दे दें और अपना नाम निकलवा लें FATF से। अभी मार्च की बातें हो रही हैं, इट्स टू अर्ली टू से, मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे बिलावल साहब ने कहा है कि अभी 6 महीने का हम और टाइम देंगे। मुझे नहीं लगता है मौलाना साहब के अकेले इस तरह की मूव करेंगे या वो आएंगे। तो अभी क्योंकि अलायंस आपको अपोजिशन में भी नजर नहीं आ रहा है, सारे बिखरे हुए, तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा। इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कि किस तरह अपनी पॉलिसीज लेके चलते हैं, किस तरह इनको एड्रेस करती है, इश्यूज को कैसे हैंडल करती है। अब भी अपोजिशन जमातों का यही कहना है कि आपने उनको लूप में नहीं लिया, आप उनके साथ कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं आपकी उनके साथ। मैं तो पहले मैं अपने भाई इकबाल भाई का जवाब दूंगा कि पहले आपने मौलाना साहब के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि आज उसने अपने साथ सारी छोटी जमातों को मिलाया, बड़ी 2 जमातों को छोड़ के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि उन्होंने बीच चौराहे पे लाके जो है वो हंडिया तोड़ दी और उनको छोड़ दिया बेचारे को। तो वो अभी कभी भी आप लोगों के साथ, ना तो मार्च में आपको कहेंगे ना साथ ले जाएंगे, उनको सब पता लग गया। दूसरी बात ये, मेरे भाई बात कर रहे हैं, आज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा के थे पाकिस्तान आए, ट्रम्प ने कल
इतने बड़े मजमे में लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, वहां पाकिस्तान की तारीफ कर दी। ये तो है सिफारतकारी, यही तो है पाकिस्तान का केस लड़ना। लेकिन कि आज कश्मीर का इशू दुनिया का इशू बन गया है। आज पाकिस्तान का चेहरा देखिए जी, वो FATF के हवाले से इंडिया के कुछ हवारियों की बड़ी ख्वाहिश थी क्या मैं FATF से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दें। ये जो माशी बहरान है सब इसी के रीजन है ना। जब तक हम दुनिया में अपना चेहरा, अपना तशख़्ख़ुस को बेहतर नहीं करेंगे, जो कुछ लोगों की वजह से खराब हुआ है। तो मौलाना साहब से बात नहीं कर रहे। देखो हम बात तो सबसे करेंगे कि भाई हमारी इस मुल्क और और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आप किरदार अदा करें, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करें, हमारा ये फर्ज बनता है। तो मेरे भाइयों को पता होना चाहिए मुल्क किस हालात में क्यों है। क्या आपको पता है 9/11 के बाद जो हालात हुए, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनके ऊपर क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम स्टेट है और एटमी स्टेट है, ज्यादा जिम्मेदारियां बनती है और ज्यादातर साजिशों का शिकार भी पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी पूरी दुनिया की जंग पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जा रहा है। और इसमें हमारी बदकिस्मती से पार्टियां भी इसमें हैं कि जो इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि हमें एज ए कौम, एज ए नेशन निकलने की जरूरत है। वो अपना पॉलिटिकल स्कोर के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा। हमारे पास अगर ये आप कह सकते हैं कि यार आपकी टीम में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, मैं कोई अच्छा खिलाड़ी, कोई कमजोर है, कोई अच्छा है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन हमारी नीयत में और माजी की सारी पार्टियों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क आवाम को नजर आ रहा है। तो खुली किताब है। क्यों आप लोग इनको जून तक के लिए थोड़ी सपोर्ट नहीं दे देते? क्यों FATF से अपना नाम, जो बहुत सारे अहदाफ हैं उनको जो है क्लियर कर दिया है? अब कुछ कंसर्न्स जो हैं वो इस तरह डेफिनेटली और वर्स्ट होंगे अगर दोबारा मौलाना साहब अपनी मार्च की बात करते हैं और वो खूबसूरत सी उन्होंने जो फौज बना ली थी और डंडे भी थे, वो सब सामने मनाजिर आएंगे तो फिर से स्टेट की जो रिट है वो चैलेंज होगी, क्वेश्चनेबल होगी। देखिए अलविना, यहाँ हमें दो चार बातों पर गौर करना पड़ेगा कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 साल से ज़्यादा उम्र रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में धरना इस सारी उम्र में मौजूद नहीं है। आपको ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा। मार्च होते हैं, एहतजाज होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराए जाते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, शहरों में होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये धरना पॉलिटिक्स इस मुल्क में एहतजाज होता है। अभी मार्च की अगर मैं बात करूं, एक अजीज मेमन साहब, एक जर्नलिस्ट KTN से जिनका ताल्लुक था, नहीं करने देती हैं अलविना। तो मैं सवाल कर लूं ना, अभी आपने बात की है तो मैं उसी हवाले से कर लूं, आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी टाइम आपका है। मैं अजीज मेमन का भी कह देता हूं आपको। देखिए अजीज मेमन, उन्होंने आपकी स्टोरी ब्रेक की ना कि आप लोगों ने जाली खवातीन लेकर आए थे, 200 रुपए शहीद कर दिया। आप या तो आप ये तय कर लें कि उन्होंने अगर 2-4 लोगों की जो स्टोरी उन्होंने ब्रेक की थी तो वो दुरुस्त है। अब मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि जी अजीज मेमन ने स्टोरी ब्रेक की थी, 1.5-2 साल पुरानी बात है वो, ठीक है। ये भी मान लेते हैं कि खुदा ना खासा उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लोकल अहदेदार ने कोई थ्रेट किया था। अच्छा मुझे ये बताएं, उस ट्रेन मार्च में कराची से लेकर जो है आखिरी स्टेशन तक, लाड़काना तक, हजारों लाखों लोगों ने उसमें शिरकत की, वो सारे बेवकूफ थे मुझ समेत, ठीक है। आप उसको कतई तौर पर, जर्नलिस्ट की बात कर रही हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं अलविना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर देखिए जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि सईद गनी जो सीनियर सूबाई वजीर हैं, वो उनके घर गए, वजीर आला सिंध ने उनको हिदायत जारी की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, सुन लेना मेरी बात, लेट मी फिनिश प्लीज यार। मुझे बताएं कि जब वो वजीर वहां पे सूबाई वजीर उनके घर जाते हैं और उनको उनकी फैमिली को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं जिस तरह आप चाहते हैं इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो जुडिशियल इंक्वायरी हो, हमने नहीं रोका उनको, उनकी फरमाइश पर इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई पीपल्स पार्टी का कोई लोकल बंदा भी अंदर इन्वॉल्व है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात को वजीर आला सिंध को सख्ती से हिदायत जारी की है कि जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक अलग बात हो गई कि किसी शख्स का एक पर्सनल ओपिनियन था, उस किससे कोई पर्सनली नाराज हुआ, आया कि उस कत्ल के सर्कमस्टांसेस वही हैं या कुछ और हैं, दिखाया कुछ और जा रहा हो कुछ और, उस पर बहस नहीं बनती। उनकी मौजूद है सर टिकट देखिए उन्होंने और फवाद चौधरी साहब ने भी एडमिट किया है कि वो उनके पास वहां गए थे। किनके पास? फवाद चौधरी के पास गए थे और वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद में कि, लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ आज के आईजी सिक्योरिटी दे देते ना, उन्होंने क्यों नहीं दी उन्होंने सिक्योरिटी? वफाक पे तो इनकी हुकूमत है, वो कह देते अपने पसंदीदा आईजी को, वो उनको कह देते अपने पसंदीदा आईजी को जनाब उनको 4 पुलिस एहलकार जो है, देखिए आईजी तो इनके डोमेन पर है ना सारा, ये उसके प्रोटोकॉल में तो वही चलते हैं, PTI के लोग चलते हैं, आईजी की सिफारिश में, आईजी के लिए लड़ाई में। देखिए मेरी बात सुन, आज हम हटाना चाहते हैं आप हटा दो। बात यह है कि देखिए बात हम अगर देखें धरनों की सियासत की मेरे भाई
भाई डॉक्टर यासिर ने जिस तरह कहा कि इस मुल्क में ये बेकार किस्म की रिवायत डाली किसने, इसका तो मेरी लेट में फिनिश प्लीज, सर नहीं बोला, जवाब देना बिल्कुल आपको देना पड़ेगा जवाब, क्योंकि इसी धरने की शक्ल में एक ऑन ड्यूटी एसएसपी को ज़दोकॉब किया गया, सारी दुनिया ने देखा। इसी धरने में पीटीवी पर हमला हुआ, सारी दुनिया ने देखा। इसी धरने में नो इसी धरने में आज के मौजूद है। को कटेरे में लाने के लिए हमने धरना दिया था, हमने अपनी हुकूमत सिविल नाफरमानी की तहरीकें चला दी, और मौलाना साहब के यहाँ लोगों ने झूले जरूर झूले, लेकिन कोई गमला भी नहीं तोड़ा। इस बात का भी ख्याल, लेकिन एफएटीएफ का नुकसान भी हमें बड़ा नहीं है, तो उस वक्त नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त चाइना से डेलीगेशन बहुत शुक्रिया सर, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना नहीं आ रहा था 126 दिन तक बहुत शुक्रिया मेहमानों का। और अगर हम बात करें इस एफएटीएफ के हवाले से, तो एफएटीएफ ने अब जून तक का टाइम पीरियड दे दिया है। लेट्स सी कि कैसे ये इशू रिजॉल्व होता है कि अपोजिशन जमातें और हुकूमत वन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एफएटीएफ से खुद को निकाल पाते हैं, या जो कंसर्न्स है वो इसी तरह अनएड्रेस रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।